गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हिंदी में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया है। पहले हमने बात की थी कनेक्शनिज्म थ्योरी के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था कंडीशनिज्म थ्योरी, अनुबंधन के सिद्धांत। अनुबंधन के सिद्धांत में हमने जो पहली थ्योरी की है जिसे क्लासिकल कंडीशन या प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत कहा गया है, वो पावलोव के द्वारा दिया गया है और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे कि B.F. स्किनर ने दिया है। अब जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप उसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों कंडीशनिंग थ्योरियाँ हैं, सेम हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इसको करने के बाद इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया और दूसरे को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। तो इस सिद्धांत में ये जिसकी अब बात कर रहे हैं, इसकी खासियत या विशेषता क्या है, इसमें इन्होंने रेनफोर्समेंट पर सबसे ज़्यादा बात कही है। इन्होंने कहा है, जैसे मैं साथ में बीच बीच में जो पहली थ्योरी की है उसको भी पैरेलल लेके चलूँगा ताकि आपको बीच का डिफरेंस इनका क्लियर होता चला जाए। जब हमने क्लासिकल कंडीशन की बात की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक उद्दीपक जिसके प्रति प्राणी प्रतिक्रिया करता है, नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है वो भी सेम रिस्पॉन्स ले सकता है। तो वो जब सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वही व्यक्ति का बदला हुआ कंडीशन बिहेवियर होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जिसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है, अब यहाँ पर हम ये बात समझते हैं पहले कि इसको सक्रिय अनुबंधन क्यों कहा गया है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिविटी करके, या जब हम सीखते हैं तो हमें पहले कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हमें कोई ना कोई पुरस्कार मिलता है और वही पुरस्कार हमें दोबारा से रेनफोर्स करता है उस क्रिया को दोबारा से करने के लिए। अब यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है उसके अगर हम पुरस्कार कहें तो गलत नहीं होगा। तो जब भी कोई क्रिया की जाएगी उसमें क्या था, उसमें ये था कि एक आप पहले प्रतिक्रिया करते हो, मतलब एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस के प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो। इसमें क्या है, पहले आप प्रतिक्रिया करते हो और प्रतिक्रिया करने पर आपको कोई ना कोई पुनर्बलन रेनफोर्स मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है जो आपको वही क्रिया दोबारा करने पर मजबूर करता है। और जब हम इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं, लास्ट में उसी पुरस्कार के आधार पर हम उस क्रिया को करना सीख जाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि मान लो हम बच्चों की राइटिंग सुधारना चाहते हैं, या बच्चों को बचपन में टीचर के द्वारा कई तरह से रेनफोर्स किया जाता है, एक पुरस्कार के तौर पर, या यूँ कहें कि मोटिवेशन के तौर पर गुड देना, वेरी गुड देना, स्माइली देना, या चॉकलेट देना, टॉफ़ी देना। ये क्या है, वो बच्चे ने काम किया, बच्चे ने काम करने के बाद टीचर कहता है कि हाँ आज पहले से अच्छा है तो आपको मैं गुड दे रहा हूँ। तो ये जो गुड है ये उसको कल और अच्छे से करने में उसको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट डे फिर वो कल से भी बेहतर करता है, तो फिर वो जो नेक्स्ट टाइम है तब आप उसको वेरी गुड दे रहे हो। अगर वो तीसरे दिन भी इसी चीज़ को जारी रखता है तो पहले दिन, दूसरा, तीसरा, चौथे टाइम पे अगर वो बहुत अच्छे से उसको करने की कोशिश करता है तो आप उसको चॉकलेट या टॉफ़ी दे रहे हो। तो ये एक प्रोसीजर है, एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। जब एक बच्चा किसी काम में अपना मन लगाकर उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरफ से उसको कोई ना कोई रेनफोर्समेंट दी जा रही है या किसी तरह का पुनर्बलन या पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे, अब यहाँ पर इस चीज़ को मेज़र करो कि जब वो शुरू में था और अब है, उसमें उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है।
तो वो जो परिवर्तन है वो ही एक तरह से सक्रिय अनुबंधन के आधार पर होने वाला परिवर्तित व्यवहार है। तो इसमें स्किनर इसी बात पर जोर देते हुए, इसी बात को क्लियर करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रयोग किया। मैं इसमें रेनफोर्समेंट क्या है या सक्रिय क्या है, पहले उस बात को दोबारा से इन्होंने क्या कहा है, लिखा है, उसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में विस्तार से करवाता हूँ। इसमें इन्होंने ये बात कही है कि जब प्राणी को, जैसे अभी इन्होंने कहा है पुनर्बलन को मेन मान के चले हैं, रेनफोर्समेंट प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई क्रिया अवश्य करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें इसी बात को क्लियर कर लेना चाहिए, ऑपरेंट का मतलब है सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय का मतलब क्या है कि जब आप किसी काम में क्रियाशील होकर, अब जो पहले वाली थ्योरी है उसमें कुत्ते के द्वारा कोई क्रिया नहीं की गई, पहले भोजन दिया गया है, उसके बाद उसने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है लार देने की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद कोई किसी ना किसी तरह का रेनफोर्समेंट या पुरस्कार दिया जाता है। तो जैसे कि आप सर्कस में आपने कभी देखा हो, उसमें जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनको जो ट्रेनर होता है, ट्रेंड करने के लिए शुरू में जब उनको कोई एक्टिविटी सिखानी होती है तो वो वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप कोई ना कोई स्टेप करवाते हैं, उसके बाद उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करवाते हैं, फिर उनको कुछ खाने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर जब उसके व्यवहार को जो हमने अंतिम दिशा देनी है या शेप देनी है, वहाँ तक ले जाते उनको टाइम टू टाइम रेनफोर्समेंट दी जाती है, या यूँ कहें कि पुरस्कार दिया जाता है। और लास्ट में जैसा आप चाहते हो वो व्यक्ति या वो जानवर, पशु पक्षी उस तरह का व्यवहार करना सीख जाती हैं। तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये प्राणियों के व्यवहार को सही दिशा देने का या उसके व्यवहार को शेप देने का कार्य करता है। तो इसमें इन्होंने इस बात को क्लियर किया कि प्राणी को पुनर्बलन प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई क्रिया अवश्य करनी पड़ती है। क्रिया, इसको जो सक्रिय अनुबंधन अधिगम की एक ऐसी क्रिया है जो कि पुनर्बलन के द्वारा प्रभावशाली या उसको प्रभावशाली अधिगम के लिए तैयार करती है। तो ठीक उसी तरह से अब इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बात कही है रेनफोर्समेंट की कही है, पुनर्बलन की बार बार बात करेंगे, क्योंकि बिना अगर इसके सीखने में रेनफोर्समेंट को निकाल दिया जाए या पुनर्बलन को निकाल दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इस स्टेप्स को हम आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो नेक्स्ट इसमें इन्होंने कुछ विशेषताओं की बात कही है कि जिनके आधार पर ये अपने प्रयोग को या अपने जो एक्सपेरिमेंट का, इसमें जो कुछ बातें रखी गई हैं या इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या विशेषताएं हैं उसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा इस अनुबंधन की प्रायोगिक योजना उन प्रक्रियाओं का उपयोग है जिसमें पुरस्कार उद्दीपक सम्मिलित होता है। मतलब क्या है कि इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया गया है जिसमें पुरस्कार उद्दीपक के तौर पर पुरस्कार देने की क्रिया को शामिल किया गया है। यदि हम उद्दीपक या पुरस्कार को निकाल देते हैं तो ये प्रतिक्रिया अपने आप में ज़ीरो हो जाएगी। मतलब वो जो सीखने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो ही ख़त्म हो जाती है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, मान लीजिए एक टीचर एक बच्चे को कुछ सिखाने के लिए कंडीशन लगाता है कि आप अच्छा काम करो, आपको कोई चीज़ दी जाएगी या जल्दी छुट्टी कर दी जाएगी। आपने देखा होगा कई बार बच्चों को ये भी कहा जाता है अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया तो छुट्टी बंद कर दी जाएगी। अब वहाँ पर उनको अगर उस चीज़ का डर है तो उनके जो काम करने का प्रोसीजर है वो तेज़ हो जाता है, वो कंसंट्रेटली फोकस करके उस काम को करना शुरू कर देते हैं कि कहीं हमारी छुट्टी ना बंद हो जाए। तो वो भी एक तरह के क्या है, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट है या मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, नेगेटिव पॉजिटिव। मोटिवेशन भी दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आप इसको नेगेटिव मोटिवेशन के तौर पर मान सकते हो कि हाँ, एक दंड देना या पनिशमेंट का एक डर लगाया गया है जिसके डर से वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनका कंसंट्रेशन, फोकस बन जाता है उस चीज़ पर। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे अभी, मान लो किसी बच्चे को इस बात के लिए कहा जाता है कि अगर आप अपना काम अच्छे से करोगे तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। वो अच्छे से करता है और आपकी तरफ से उसको कोई रिप्लाई नहीं जाता है, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम वो सोचता है चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। सेकंड टाइम फिर वो अच्छे से करता है, फिर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। थर्ड टाइम भी अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड का जो रिप्लाई ना मिलने के बावजूद
वो वहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या करता है, वो उस काम को फिर उस सीरियसनेस से नहीं करता जिससे उसको करना चाहिए था। तो कहने का भाव ये है कि अगर मान लो कंडीशनिंग थ्योरी में से रेनफोर्समेंट, ये पुरस्कार या पुनर्बलन का जो बल है उसको निकाल देते हैं तो ये थ्योरी अपने आप में कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाती है। सेकंड इन्होंने क्या बात कही है कि इस अनुबंधन की प्रायोगिक योजना प्राणी को एक निश्चित प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो आप निश्चित प्रतिक्रिया, एक निश्चित प्रतिक्रिया है जिसको आप करने के बाद कुछ प्राप्त करते हो। ये नहीं है कि कोई भी प्रतिक्रिया, एक निश्चित प्रतिक्रिया करनी होगी जिसके एवज में आपको ये मिलेगा। और नेक्स्ट ये बात करता है प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए सक्रियता की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। सक्रिय भूमिका मतलब एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट ये बात करता है इस अनुबंधन की प्रायोगिक योजना में प्राय उन प्रतिक्रियाओं को अनुबंधित किया जाता है जो प्राणी के नियंत्रण में होती है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उन प्रतिक्रियाओं को अनुबंधित जोड़ा जाएगा, मतलब उस चीज़ से अलाइन किया जाएगा जो प्राणी के नियंत्रण में है, क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस पर प्राणी का नियंत्रण नहीं होता। अब जब हम इस थ्योरी को कर लेंगे, नेक्स्ट वो बात करेगा, स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे दो तरह के बिहेवियर की बात की है, एक रिस्पॉन्ड बिहेवियर है और एक ऑपरेंट बिहेवियर है। अब जो रिस्पॉन्ड बिहेवियर है वो व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता, आंतरिक है, बट वो उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। अब वो उद्दीपक के नियंत्रण में जैसे कि कह सकते हैं, मान ली जैसे अब पीछे हमने एक्सपेरिमेंट किया है पावलोव का, तो उसमें क्या था, कुत्ते के सामने भोजन आने पर उसके मुंह में लार आना। तो लार, भोजन आपके नियंत्रण में है, आप कब दे रहे हो, पर लार आना उसके नियंत्रण में नहीं है, वो स्वतः अपने आप आ जाती है, जिसको रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहा गया है। ये आंतरिक होता है, इस पर किसी तरह का जो व्यक्ति है उसका नियंत्रण नहीं होता। जैसे मान लीजिए तेज़ लाइट चलती है तो एकदम आंखें बंद हो जाती हैं, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। या मान लो ये होता है कि कोई हाथ पकड़ के पिंच भौने की बात करता है तो आपका पीछे की तरफ हाथ को धकेलना, सर रखना, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। मतलब जो क्रियाओं पर आप उद्दीपन के प्रति आपका नियंत्रण नहीं रहता। और दूसरा है रिस्पॉन्ड ऑपरेंट बिहेवियर, वो प्राणी के नियंत्रण में होता है, वो बाह्य होता है, मापन युक्त होता है, उसे मापा जा सकता है, परंतु वो व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण कर सकता है। वो व्यक्ति चाहे व्यवहार करे चाहे ना करे। तो यहाँ पर उसने कहा है कि वो जो नियंत्रण प्राणी ने वही प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनी है, सक्रिय भूमिका अदा करता है। और दूसरा इसमें बात की प्रतिक्रियाओं को अनुबंधित किया जाता है जो प्राणी के नियंत्रण में हो। लास्ट में क्या बात करते हैं, इस अनुबंधन में प्राणी निश्चित प्रतिक्रिया करके पुरस्कार प्राप्त करता है। तो मतलब ये कुछ इन्होंने विशेषताएं रखी हैं जिसके आधार पर इस एक्सपेरिमेंट को आगे फॉलो किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। B.F. स्किनर ने अपने समय में चूहों पर, कबूतरों पर, अलग अलग जीवों पर कई प्रयोग करके देखे। तो इनका जो सबसे जो फेमस या सक्सेसफुल था वो इन्होंने चूहों पर करके देखा है। इन्होंने कबूतर पर भी अपना प्रयोग किया है, वो भी काफ़ी सक्सेस रहा, पर यहाँ हम बात करेंगे जो इन्होंने चूहे पर करके देखा है। तो प्रयोग करने से पहले इन्होंने एक स्पेशल तरह का बॉक्स तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया है। अब वो जो बॉक्स तैयार किया गया है उस बॉक्स में ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें कुछ दाने रखे गए हैं भोजन के तौर पर, और बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है। अगर वो लीवर दबाया जाता है तो ऊपर का जो प्लेट रखी हुई है जिसमें कुछ दाने हैं, वहाँ से कुछ दाने नीचे गिरते हैं। अब निश्चित समय के लिए जब उसको बॉक्स में डाला गया है कबूतर को, उससे पहले एक निश्चित समय के लिए उसको भूखा रखा गया है, क्योंकि भूख है वो प्रेरक का काम करती है। तो यहाँ पर जो कबूतर है वो घूमने के लिए स्वतंत्र है, इधर उधर घूम सकता है। तो जब वो उसमें घूम रहा होता है तो बाई चांसली उसका जो पैर है वो लीवर पर पड़ता है, और लीवर पर पड़ने पर उसको कुछ दाने खाने के प्राप्त होते हैं, वो उनको खा लेता है। पहली बार जब ये वो क्रिया करता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। फिर धीरे धीरे जब वो इस क्रिया को दोहराता है तो उसको इस बात का विश्वास हो जाता है कि जो लीवर है, जहाँ पर लीवर है वहाँ पर कुछ है जिसको दबाने से उसको खाना प्राप्त होता है। तो फिर वो सेकंड टाइम जब उसको दबाता है फिर कुछ दाने प्राप्त होते हैं, वो मैं खा लेता है। तो
अब जो समय है वो कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे उस प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है तो समय के कम होता जाएगा और वो जो कबूतर है उसका लीवर को दबाने की प्रतिक्रिया बढ़ती जाएगी। लीवर को दबाना, खाना प्राप्त करना, ये जो प्रोसेस है वो उसमें धीरे धीरे जब उसको बार बार रिपीट किया गया तो लास्ट में कबूतर को जैसे उसमें बंद किया जाता है, वो कुछ देर बाद वो लीवर को दबाता है, खाना प्राप्त कर लेता है, फिर लीवर को दबाता है, फिर खाना प्राप्त कर लेता है। लीवर को दबाना, खाना प्राप्त करना, तो लीवर को दबाने की जो प्रतिक्रिया है वो बढ़ती जा रही है और साथ में उसको खाना प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर उसने अनुबंधन के आधार पर लीवर को दबाना और खाना प्राप्त करना, ये इस चीज़ करने की क्रिया को सीख लिया। तो यहाँ पर जब उन्होंने बार बार इस चीज़ को चेकआउट किया है तो जैसे जैसे आवृत्तियाँ बढ़ती गई हैं तो उसके द्वारा जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ता चला गया है। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब क्या है कि जब कोई क्रिया की जाती है और उसमें आपको पुनर्बलन प्राप्त होता है तो वो जो रेनफोर्समेंट आपको प्राप्त होता है वही आपकी क्रिया प्रतिक्रिया को आगे की तरफ प्रोसीड करती है और धीरे धीरे आप उस काम को बेहतर ढंग से करना सीख जाते हो। तो आज हमने बात की है इसका मीनिंग क्या था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या विशेषताएं निकल के आई और लास्ट में इसके क्या शैक्षिक महत्व है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।